चैप्टर 4 प्रकृति। मेरा सप्ताह खराब चल रहा था। मुझे पता था कि असल में कुछ भी नहीं बदला था। ठीक है, तो विक्टोरिया ने हार नहीं मानी थी, लेकिन क्या मैंने कभी एक पल के लिए भी सपना देखा था कि उसने हार मान ली है? उसके फिर से प्रकट होने से सिर्फ वही पुष्टि हुई जो मैं पहले से जानता था। अब नए सिरे से घबराने की कोई वजह नहीं थी। सिद्धांत रूप में घबराना आसान नहीं था, ऐसा कहना जितना आसान था, करना उतना ही कठिन। ग्रेजुएशन में बस कुछ ही हफ्ते बचे थे, लेकिन मुझे लगा कि क्या कमज़ोर और बेचैन होकर अगली आपदा का इंतज़ार करते हुए बैठना थोड़ी मूर्खता नहीं है। इंसान होना बहुत खतरनाक लग रहा था, बस मुसीबत को आमंत्रित करना। मेरे जैसे किसी इंसान को इंसान नहीं बनना चाहिए। मेरी किस्मत वाले किसी व्यक्ति को थोड़ा कम असहाय होना चाहिए। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता था। कार्लिसले ने कहा था, बेला, हम 7 लोग हैं, और एलिस के हमारे साथ होने के कारण मुझे नहीं लगता कि विक्टोरिया हमें चौंका देगी। मुझे लगता है कि चाली की खातिर यह महत्वपूर्ण है कि हम मूल योजना पर ही टिके रहें। एस्मे ने कहा था, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे, प्रिय। तुम ये जानते हो, कृपया चिंता मत करो। और फिर उसने मेरा माथा चूमा था। एम्मेट ने कहा था, मुझे बहुत खुशी है कि एडवर्ड ने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत मज़ेदार है। रोसेली ने उसे घूर कर देखा था। एलिस ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे बुरा लगा। तुम्हें सच में इसकी चिंता नहीं है न? अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो एडवर्ड मुझे फ्लोरिडा क्यों घसीट कर ले गया? मैंने पूछा, क्या तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, बेला, कि एडवर्ड थोड़ा बहुत अति प्रतिक्रियावादी है? जेस्पर ने भावनात्मक माहौल को नियंत्रित करने की अपनी अनोखी प्रतिभा से मेरे शरीर में मौजूद सारी घबराहट और तनाव को चुपचाप मिटा दिया था। मैं निश्चिंत हो गई थी, और मैंने उन्हें अपनी हताश विनती से बाहर आने दिया। बेशक, जैसे ही एडवर्ड और मैं कमरे से बाहर निकले, वह शांति खत्म हो गई। तो आम सहमति ये थी कि मुझे बस ये भूल जाना चाहिए कि एक पागल पिशाच मेरा पीछा कर रहा है, मेरी मौत पर आमादा है। मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने कोशिश की, और आश्चर्य की बात यह है कि लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में मेरी स्थिति के अलावा भी अन्य चीजें थीं, जिन पर विचार करना लगभग उतना ही तनावपूर्ण था। क्योंकि एडवर्ड की प्रतिक्रिया सबसे अधिक निराशाजनक थी। ये तुम्हारे और कार्लिसले के बीच की बात है, उसने कहा था। बेशक, तुम जानती हो कि मैं इसे तुम्हारे और मेरे बीच किसी भी समय करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम चाहो। तुम मेरी हालत जानती हो। और वह दैवीय ढंग से मुस्कुराया था। उफ़, मुझे उसकी हालत पता थी। एडवर्ड ने वादा किया था कि जब भी मैं चाहूंगी, वह मुझे खुद बदल देगा, बशर्ते मैं पहले उससे शादी कर लूं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था कि क्या वह सिर्फ ये दिखावा कर रहा था कि वह मेरे मन की बात नहीं पढ़ सकता, वरना उसने ऐसी कौन सी शर्त रखी होगी जिसे स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल होगा। ऐसी एक शर्त जो मुझे धीमा कर देगी। कुल मिलाकर ये बहुत बुरा सप्ताह था, और आज का दिन इस सप्ताह का सबसे बुरा दिन था। एडवर्ड के बाहर रहने पर हमेशा बुरा दिन होता था। एलिस ने इस सप्ताहांत कुछ भी असामान्य नहीं होने का अनुमान लगाया था, और इसलिए मैंने जोर देकर कहा कि वह अपने भाइयों के साथ शिकार पर जाने का अवसर ले। मुझे पता था कि उसे आसान, नज़दीकी शिकार का शिकार करना कितना उबाऊ लगता था। जाओ और मौज करो, मैंने उससे कहा। मेरे लिए कुछ पहाड़ी शेर पकड़ो। मैं कभी भी उसे यह नहीं बताऊंगी कि जब वह चला गया तो मेरे लिए ये कितना मुश्किल था, कैसे इसने त्याग के बुरे सपने वापस ला दिए। अगर वह ये जानता, तो उसे बहुत बुरा लगता और वो मुझे कभी भी छोड़ने से डरता, यहाँ तक कि सबसे ज़रूरी कारणों से भी। शुरुआत में भी ऐसा ही था, जब वह पहली बार इटली से लौटा था। उसकी सुनहरी आंखें काली हो गई थीं और वह अपनी प्यास से पहले से ज्यादा पीड़ित था। इसलिए मैंने हिम्मत दिखाई और जब भी एमिट और जेस पर जाना चाहते थे, तो उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि उसने मेरी असलियत समझ ली थी, थोड़ा बहुत। आज सुबह मेरे तकिए पर एक नोट छोड़ा गया था, मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी याद आने का समय ही नहीं मिलेगा। मेरे दिल का ख्याल रखना, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ आया हूँ।
तो अब मेरे पास एक बड़ा खाली शनिवार था, जिसमें मेरा ध्यान बटाने के लिए न्यूटन के ओलंपिक आउटफिटर्स में मेरी सुबह की शिफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। और जाहिर है, एलिस की ओर से दिया गया बहुत बहुत दिलासा देने वाला वादा। मैं शिकार करने के लिए घर के पास ही रह रहा हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर रहूँगा। मैं मुसीबत से बचने के लिए नज़र रखूँगा। अनुवाद सिर्फ इसलिए कि एडवर्ड चला गया है, कुछ भी हास्यास्पद करने की कोशिश मत करो। एलिस निश्चित रूप से एडवर्ड की तरह ही मेरे ट्रक को क्षतिग्रस्त करने में सक्षम थी। मैंने सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश की। काम के बाद मेरी योजना एंजेला की घोषणाओं में मदद करने की थी, इसलिए यह एक विकर्षण होगा। और एडवर्ड की अनुपस्थिति के कारण चार्ली बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए जब तक ये चलता है मैं इसका आनंद ले सकता हूँ। अगर मैं इतना दयनीय हो गया कि उससे पूछूं तो एलिस मेरे साथ रात बिताएगी। और फिर कल एडवर्ड घर पर होगा। मैं बच जाऊंगा। काम पर जल्दी पहुंचना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाश्ता धीरे धीरे खाया, एक बार में एक चीरियो। फिर जब मैंने बर्तन धो लिए तो मैंने फ्रिज पर चुंबकों को एक सही लाइन में व्यवस्थित किया। शायद मैं जुनूनी बाध्यकारी विकार विकसित कर रहा था। आखिरी 2 चुंबक गोल काले रंग के उपयोगी टुकड़े जो मेरे पसंदीदा थे क्योंकि वे बिना किसी परेशानी के फ्रिज पर 10 शीट कागज रख सकते थे। वे मेरी फिक्सेशन के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। उनकी ध्रुवताएं उल्टी थीं। हर बार जब मैंने आखिरी वाले को पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की तो दूसरा अपनी जगह से हट गया। किसी कारण से उन्माद की स्थिति में शायद यह मुझे वास्तव में परेशान कर रहा था। वे बस अच्छा क्यों नहीं खेल सकते थे। जिद्दीपन से मूर्ख, मैं उन्हें एक साथ धकेलता रहा जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था कि वे अचानक हार मान लेंगे। मैं एक को पलट सकता था, लेकिन ऐसा करने से मुझे हार का सामना करना पड़ा। अंत में चुंबकों से ज्यादा खुद पर झल्लाहट हुई। मैंने उन्हें फ्रिज से निकाला और दोनों हाथों से उन्हें एक साथ पकड़ लिया। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ा। वे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, लेकिन मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहने के लिए मजबूर किया। देखा, मैंने जोर से कहा, निर्जीव वस्तुओं से बात करना कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता। यह इतना भयानक नहीं है ना? मैं एक पल के लिए बेवकूफ़ की तरह खड़ा रहा, यह मानने में असमर्थ कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विरुद्ध मेरा कोई स्थायी प्रभाव नहीं था। फिर एक आह भरते हुए मैंने चुंबकों को फ्रिज पर 1 फीट की दूरी पर वापस रख दिया। इतना अड़ियल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बुदबुदाया। अभी भी बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि इससे पहले कि निर्जीव वस्तुएं जवाब देना शुरू करें, मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। जब मैं न्यूटन के पास पहुंचा, तो माइक व्यवस्थित तरीके से गलियारों में पोछा लगा रहा था, जबकि उसकी मां एक नया काउंटर डिस्प्ले व्यवस्थित कर रही थी। मैंने उन्हें बहस करते हुए देखा, इस बात से अनजान कि मैं आ गया हूँ। लेकिन यह एकमात्र समय है जब टाइलर जा सकता है, माइक ने शिकायत की। आपने कहा था कि स्नातक होने के बाद तुम्हें बस इंतजार करना होगा, श्रीमती न्यूटन ने झट से कहा। तुम और टाइलर कुछ और सोच सकते हैं। तुम सिएटल तब तक नहीं जाओगे जब तक पुलिस वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक नहीं देती। मुझे पता है कि बेथ क्रॉली ने टाइलर को भी यही बात कही है, इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैं बुरा आदमी हूँ। गुड मॉर्निंग बेला, उसने मुझे देखते ही कहा और जल्दी से अपना स्वर चमका लिया। तुम जल्दी आ गई हो। करेन न्यूटन आखिरी व्यक्ति थी जिनसे मैं आउटडोर खेल उपकरण स्टोर में मदद के लिए पूछना चाहूँगा। उनके पूरी तरह से हाईलाइट किए गए सुनहरे बालों को हमेशा उनकी गर्दन के पीछे एक सुंदर मोड़ में चिकना किया जाता था। उनके नाखूनों को पेशेवरों द्वारा पॉलिश किया गया था, साथ ही उनके पैर के नाखून स्ट्रैपी हाई हील्स के माध्यम से दिखाई दे रहे थे जो न्यूटन द्वारा लंबी कतार में पेश किए गए हाइकिंग बूट्स से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। लाइट ट्रैफिक, मैंने मजाक में कहा और काउंटर के नीचे से अपनी भयानक फ्लोरोसेंट नारंगी बनियान निकाली। मुझे आश्चर्य हुआ कि श्रीमती न्यूटन भी सिएटल की इस घटना को लेकर चार्ली की तरह ही परेशान थीं। मैंने सोचा था कि वह हद से आगे जा रहा है। अच्छा, ओह,
श्रीमती न्यूटन एक क्षण के लिए हिचकिचाईं और रजिस्टर के पास सजाए गए पर्चे के ढेर के साथ असहजता से खेलने लगीं। मैं एक हाथ बनियान में डालकर रुक गया। मैं उस नज़र को पहचानता था। जब मैंने न्यूटन को बताया कि मैं इस गर्मी में यहाँ काम नहीं करूँगा तो उन्हें यहाँ छोड़ दूँगा। अपने सबसे व्यस्त सीज़न में असल में उन्होंने मेरी जगह लेने के लिए किटी मार्शल को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। वे वास्तव में हम दोनों को एक ही समय में वेतन पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए जब यह एक धीमा दिन लग रहा था, मैं फ़ोन करने जा रही थी, श्रीमती न्यूटन ने आगे कहा। मुझे नहीं लगता कि आज हमें बहुत ज़्यादा व्यापार की उम्मीद है। माइक और मैं शायद चीज़ों को संभाल सकते हैं। मुझे खेद है कि आप उठकर चले गए। सामान्य दिनों में मैं इस घटनाक्रम से बहुत खुश होता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने आह भरी। मेरे कंधे झुक गए। अब मैं क्या करने जा रहा था? यह उचित नहीं है, माँ, माइक ने कहा। अगर बेला काम करना चाहती है। नहीं, कोई बात नहीं, श्रीमती न्यूटन। सच में, माइक, मुझे फाइनल की पढ़ाई करनी है और भी बहुत कुछ। मैं पारिवारिक कलह का कारण नहीं बनना चाहता था, जब वे पहले से ही बहस कर रहे थे। धन्यवाद, बेला। माइक, तुम गलियारा संख्या 4 से चूक गए। बेला, क्या तुम इन पर्चों को बाहर जाते समय कूड़ेदान में फेंकना पसंद करोगी? मैंने उस लड़की से कहा था जिसने इन्हें यहाँ छोड़ा था कि मैं इन्हें काउंटर पर रख दूंगी, लेकिन मेरे पास वास्तव में जगह नहीं है। ज़रूर, कोई समस्या नहीं। मैंने अपनी बनियान उतार दी और फिर फ्लायर्स को अपनी बांह के नीचे दबा लिया और धुंध भरी बारिश में बाहर निकल गया। डंपस्टर न्यूटन के बगल में था, जहां हम कर्मचारियों को पार्क करना था। मैं अपने रास्ते में कंकड़ पत्थर लात मारते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं चमकीले पीले रंग के कागजों के ढेर को कूड़ेदान में फेंकने ही वाला था कि तभी ऊपर मोटे अक्षरों में छपे शीर्षक ने मेरी नज़र खींची। एक शब्द ने खास तौर पर मेरा ध्यान खींचा। मैं दोनों हाथों में कागज पकड़े कैप्शन के नीचे लगी तस्वीर को घूर रहा था। मेरे गले में गांठ सी पड़ गई। ओलंपिक भेड़िए को बचाओ। शब्दों के नीचे एक भेड़िए का विस्तृत चित्र था जो एक देवदार के पेड़ के सामने खड़ा था और चांद को देखकर भौंकने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाए हुए था। यह एक विचलित करने वाला चित्र था। भेड़िए की करुण मुद्रा में कुछ ऐसा था जो उसे उदास दिखा रहा था, जैसे वह दुख में चिल्ला रहा हो। और फिर मैं अपने ट्रक की ओर भाग रहा था। फ्लायर्स अभी भी मेरी पकड़ में थे। मेरे पास बस 15 मिनट ही थे, लेकिन ये काफी लंबा होना चाहिए। ला पुश तक सिर्फ 15 मिनट का समय था और निश्चित रूप से मैं शहर पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही सीमा रेखा पार कर लूंगा। मेरा ट्रक बिना किसी कठिनाई के चल पड़ा। एलिस मुझे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। एक त्वरित निर्णय, यही कुंजी थी। और जब तक मैं पर्याप्त तेजी से आगे बढ़ता हूँ, मुझे इसका फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने जल्दबाजी में गीले पर्चे फेंक दिए थे और वे यात्री डिब्बे में बिखर गए थे। इसमें 100 बोल्ड कैप्शन हैं। पीले रंग की पृष्ठभूमि पर 100 काले चीखते भेड़िए दर्शाए गए हैं। मैं गीले हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ा, विंडशील्ड वाइपर को तेज कर दिया और पुराने इंजन की कराह को अनदेखा कर दिया। मैं अपने ट्रक से ज़्यादा 50-50 ही निकाल पाया और मैंने प्रार्थना की कि यह पर्याप्त हो। मुझे नहीं पता था कि सीमा रेखा कहाँ है, लेकिन ला पुश के बाहर पहले घरों से गुजरते ही मुझे सुरक्षित महसूस होने लगा। यह शायद उस जगह से आगे था जहां एलिस को जाने की अनुमति थी। मैंने सोचा कि आज दोपहर जब मैं एंजेला के पास पहुंचूंगा तो उसे फ़ोन करूंगा ताकि उसे पता चल जाए कि मैं ठीक हूं। उसे परेशान होने की कोई वजह नहीं थी। उसे मुझ पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। एडवर्ड वापस आने पर 2 लोगों के लिए काफ़ी नाराज़ होगा। जब मेरा ट्रक उस जाने पहचाने फीके लाल घर के सामने रुका, तो उसकी आवाज़ में घरघराहट होने लगी थी। जब मैंने उस छोटी सी जगह को देखा जो कभी मेरी शरण स्थली थी, तो मेरे गले में फिर से गांठ सी आ गई। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया था। इससे पहले कि मैं इंजन बंद कर पाता, जेकब दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा सदमे से उदास था। जब ट्रक की गर्जना बंद हो गई तो अचानक छाए सन्नाटे में मैंने उसे हौंफते हुए सुना।
बेला, अरे जैक, बेला, उसने चिल्लाकर कहा, और जिस मुस्कान का मैं इंतजार कर रहा था वो उसके चेहरे पर बादलों से मुक्त होकर सूरज की तरह फैल गई। उसके दांत उसकी लाल त्वचा पर चमक रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो ट्रक की ओर दौड़ा और खुले दरवाजे से मुझे घसीटकर बाहर निकाला, और फिर हम दोनों बच्चों की तरह उछलने कूदने लगे। तुम यहाँ कैसे मिला? मैं बाहर निकल गया। बहुत बढ़िया। अरे बेला, बिली दरवाजे के पास लुढ़क गया, ये देखने के लिए कि सारा शोर शराबा किस बात को लेकर हो रहा है। अरे कार! तभी मेरी सांस रुक गई। जेकब ने मुझे इतनी जोर से जकड़ लिया कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था और उसने मुझे एक चक्र में घुमाया। वाह, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने हाँफते हुए कहा। वह हंसा और मुझे नीचे उतार दिया। वापस स्वागत है, बेला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और जिस तरह से उसने ये शब्द कहे, उससे ऐसा लग रहा था कि घर में स्वागत है। हम चलने लगे। घर में शांत बैठना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। जेकब चलते समय लगभग उछल रहा था और मुझे उसे कई बार याद दिलाना पड़ा कि मेरे पैर 10 फीट लंबे नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैंने खुद को अपने दूसरे रूप में ढलता हुआ महसूस किया, वह रूप जो मैं जेकब के साथ था। थोड़ा युवा, थोड़ा कम जिम्मेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी बिना किसी अच्छे कारण के कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम कर सकता है। हमारी खुशी बातचीत के शुरुआती कुछ विषयों तक ही रही। हम कैसे हैं? हम क्या करने वाले हैं? मेरे पास कितना समय है? और मुझे यहाँ क्या लाया है? जब मैंने झिझकते हुए उसे वुल्फ फ्लायर के बारे में बताया, तो पेड़ों से उसकी गरजती हुई हंसी गूंज उठी। लेकिन फिर, जब हम स्टो के पीछे से गुजरे और फर्स्ट बीच के दूर किनारे पर फैली घनी झाड़ियों को पार किया, तो हम मुश्किल हिस्सों में पहुंच गए। बहुत जल्द ही हमें अपने लंबे अलगाव के पीछे के कारणों के बारे में बात करनी पड़ी, और मैंने देखा कि मेरे दोस्त का चेहरा पहले से ही बहुत परिचित कड़वे मुखौटे में कठोर हो गया। तो कहानी क्या है वैसे? जेकब ने मुझसे पूछा, अपने रास्ते से लकड़ी का एक टुकड़ा बहुत जोर से हटाते हुए। वह रेत पर बह गया और फिर चट्टानों से टकराया। मेरा मतलब है, पिछली बार से जब हम, खैर उससे पहले, आप जानते हैं, उसे शब्द खोजने में कठिनाई हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से कोशिश की। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उसके जाने से पहले था? तुमने उसे सब कुछ माफ कर दिया? मैंने गहरी सांस ली और कहा, माफ करने जैसा कुछ भी नहीं था। मैं इस भाग, विश्वासघात, आरोपों को छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि हमें इसके बारे में बात करनी होगी, तभी हम किसी और विषय पर आगे बढ़ सकेंगे। जेकब का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने अभी अभी नींबू चाटा हो। काश सैम ने पिछले सितंबर की रात जब तुम्हें पाया था, तब उसने तुम्हारी तस्वीर ले ली होती। ये प्रदर्शनीय होती। किसी पर मुकदमा नहीं चल रहा है। शायद किसी को होना चाहिए। यदि आपको कारण पता होता तो आप भी उसे छोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराते। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। ठीक है, उसने तीखी आवाज में चुनौती दी। मुझे चकित कर दो। उसकी दुश्मनी मुझ पर हावी हो रही थी और मैं कच्चेपन के खिलाफ चिढ़ रहा था। मुझे दुख हुआ कि उसने मुझे बहुत पहले की उस उदास दोपहर की याद दिला दी, जब सैम के आदेशों के तहत हम दोस्त नहीं बन सकते थे। मैंने खुद को संभालने के लिए एक सेकंड का समय लिया। मुझसे, एडवर्ड ने मुझे पिछले साल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे नहीं लगा कि मुझे पिशाचों के साथ घूमना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह चला जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। जेकब ने दोबारा सोचा। उसे 1 मिनट के लिए उलझन में पड़ना पड़ा। वह जो भी कहने की योजना बना रहा था, वह स्पष्ट रूप से अब लागू नहीं होता। मुझे खुशी थी कि उसे एडवर्ड के फैसले के पीछे उत्प्रेरक के बारे में नहीं पता था। मैं केवल कल्पना कर सकता था कि अगर उसे पता चलता कि जैस्पर ने मुझे मारने की कोशिश की है तो वह क्या सोचेगा। वह वापस आ गया, है न? जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। बहुत बुरा है कि वो किसी निर्णय पर अडिग नहीं रह सकता। अगर तुम्हें याद हो, मैं गया था और उसे मिला था। जेकब ने एक पल के लिए मुझे घूरा और फिर वो पीछे हट गया। उसका चेहरा शांत था,
और जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ शांत थी। ये सच है। तो मुझे कहानी कभी समझ नहीं आई। क्या हुआ? मैं झिझका और अपने होंठ काटने लगा। क्या ये कोई रहस्य है? उसकी आवाज़ में ताना कसने जैसा भाव आ गया। क्या तुम्हें मुझे बताने की इजाज़त नहीं है? नहीं, मैंने झल्ला कर कहा। ये तो बहुत लंबी कहानी है। जेकब ने अहंकार से मुस्कुराते हुए समुद्र तट की ओर चलना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि मैं भी उसके पीछे आऊंगी। जेकब के साथ रहना कोई मज़ा नहीं था अगर वह इस तरह से व्यवहार करने वाला था। मैं अपने आप उसके पीछे चल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए या नहीं। हालांकि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे एलिस का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। जेकब एक विशाल, परिचित लकड़ी के टुकड़े के पास गया, जो एक पूरा पेड़ था, जड़ें सहित सफ़ेद हो गया था और रेत में गहराई में दबा हुआ था। एक तरह से यह हमारा पेड़ था। जेकब प्राकृतिक बेंच पर बैठ गया और अपने बगल की जगह थपथपाने लगा। मुझे लंबी कहानियों से कोई परेशानी नहीं है। क्या इसमें कोई एक्शन है? मैं उसके बगल में बैठा हुआ था और मैंने आंखें घुमाईं। कुछ हरकत हो रही है, मैंने कहा। एक्शन के बिना यह वास्तविक हॉरर नहीं होगा। भयानक, मैंने उपहास किया। क्या तुम सुन सकते हो, या तुम मेरे दोस्तों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करके मुझे बाधित करोगे? उसने अपने होठों को बंद करने का नाटक किया और फिर अदृश्य चाबी को अपने कंधे पर फेंक दिया। मैंने मुस्कुराने से बचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मुझे उन चीज़ों से शुरुआत करनी होगी जिनके लिए आप पहले से ही वहां मौजूद थे। मैंने कहानियों को व्यवस्थित करने का काम करते हुए निर्णय लिया। शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जेकब ने हाथ उठाया। आगे बढ़ो, यह अच्छी बात है, उन्होंने कहा। उस समय जो कुछ हो रहा था, मैं उसे ज्यादा नहीं समझ पाया था। हाँ, ये जटिल हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि एलिस चीज़ों को कैसे देखती है। मैंने उसकी खींच को स्वीकार कर लिया। भेड़िए इस बात से खुश नहीं थे कि पिशाचों के पास अलौकिक शक्तियां होने की किंवदंतियां सच थीं, और मैंने एडवर्ड को बचाने के लिए इटली में अपनी दौड़ का विवरण देना शुरू कर दिया। मैंने इसे यथासंभव संक्षिप्त रखा और जो कुछ भी ज़रूरी नहीं था उसे छोड़ दिया। मैंने जेकब की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा रहस्यमय था क्योंकि मैंने बताया कि कैसे एलिस ने एडवर्ड को खुद को मारने की योजना बनाते देखा था जब उसने सुना था कि मैं मर चुका हूँ। कभी कभी जेकब इतनी गहरी सोच में लग रहा था, मुझे यकीन नहीं था कि वह सुन रहा है या नहीं। उसने केवल एक बार बीच में टोका, भविष्य बताने वाला, खून चूसने वाला हमें नहीं देख सकता, उसने कहा। उसका चेहरा उग्र और प्रसन्न दोनों था। सचमुच, ये बहुत बढ़िया है। मैंने अपने दांत भींच लिए और हम चुपचाप बैठे रहे। उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था और वह मेरी बात जारी रखने का इंतजार कर रहा था। मैं उसे तब तक घूरती रही जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो गया। उफ, उसने कहा। माफ करना। उसने फिर से अपने होंठ बंद कर लिए। जब मैं वोल्टुरी के बारे में बात करने लगा तो उसका जवाब पढ़ना आसान हो गया। उसके दांत भींचे हुए थे, उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके नथुने फूल गए थे। मैंने विस्तृत जानकारी नहीं दी, मैंने उसे बस इतना बताया कि एडवर्ड ने हमें मुसीबत से बाहर निकाला है, बिना ये बताए कि हमें क्या वादा करना था या हम किस यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। जेकब को मेरे बुरे सपने देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब तुम्हें पूरी कहानी पता चल गई है, मैंने निष्कर्ष निकाला। तो अब बात करने की बारी तुम्हारी है। इस सप्ताहांत जब मैं अपनी माँ के साथ था, तब क्या हुआ था? मुझे पता था कि जेकब मुझे एडवर्ड से ज़्यादा जानकारी देगा। वो मुझे डराने से नहीं डरता था। जेकब आगे की ओर झुका, तुरंत उत्साहित हो गया। तो एम्ब्री और क्विल और मैं शनिवार की रात को गश्त कर रहे थे, बस नियमित काम, जब अचानक धमाका हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए, एक विस्फोट की नकल करते हुए। वहाँ एक नया निशान है, 15 मिनट पुराना नहीं। सैम चाहता था कि हम उसका इंतजार करें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम चले गए हो, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे खून चूसने वाले तुम पर नजर रख रहे हैं या नहीं। इसलिए हमने पूरी गति से उसका पीछा किया,
लेकिन हम तक पहुंचने से पहले ही वो संधि रेखा पार कर चुकी थी। हम रेखा के साथ फैल गए, उम्मीद करते हुए कि वो वापस पार कर जाएगी। ये निराशाजनक था, मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और उसके छोटे बाल जो उसने पैक में शामिल होने पर अपनाए थे उसकी आंखों में गिर गए। हम बहुत दूर दक्षिण में पहुंच गए। कलेंस ने उसे हमारे उत्तर में कुछ मील की दूरी पर वापस हमारे पास खदेड़ दिया। अगर हमें पता होता कि कहाँ इंतजार करना है तो यह एक बेहतरीन घात होता। उसने अपना सिर हिलाया, अब मुंह बनाते हुए। तभी मामला पेचीदा हो गया। सैम और बाकी लोगों ने हमसे पहले ही उसे पकड़ लिया, लेकिन वो लाइन के साथ साथ नाच रही थी और पूरा समूह वहीं पर था। दूसरी तरफ बड़ा वाला, उसका नाम क्या है? एमिट। हाँ, वही। उसने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन वह लाल बालों वाला आदमी बहुत तेज है। वो उसके ठीक पीछे से उड़ गया और लगभग पॉल से जा टकराया। तो पॉल, खैर, तुम पॉल को जानते हो? हाँ, उसका ध्यान भटक गया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उसे दोषी मानता हूँ, बड़ा खून चूसने वाला उसके ठीक ऊपर था। वो उछल पड़ा। अरे, मुझे वह नज़र मत दो। पिशाच हमारी जमीन पर था। मैंने अपना चेहरा इस तरह से संवारने की कोशिश की कि वह आगे बढ़े। कहानी के तनाव के कारण मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ रहे थे, हालांकि मुझे पता था कि कहानी ठीक ठाक निकली है। वैसे भी पॉल चूक गया और बड़ा वाला वापस उसके पास आ गया। लेकिन तब तक अच्छा, गोरा। जेकब की अभिव्यक्ति घृणा और अनिच्छुक प्रशंसा का एक हास्यपूर्ण मिश्रण थी, क्योंकि वह एडवर्ड की बहन का वर्णन करने के लिए एक शब्द के साथ आने की कोशिश कर रहा था। रोज़ली, जो भी हो, वह वास्तव में क्षेत्रीय हो गई, इसलिए सैम और मैं पॉल के पार्श्व भाग को पाने के लिए पीछे हट गए। फिर उनके नेता और दूसरे गोरे नर, कार्लिसल और जेस्पर, उसने मुझे एक हताश नज़र से देखा। तुम्हें पता है कि मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। वैसे भी, कार्लिसले ने सैम से बात की, चीज़ों को शांत करने की कोशिश की। फिर यह अजीब था, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दी शांत हो गया। ये वह दूसरा व्यक्ति था जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, हमारे दिमाग में गड़बड़ कर रहा था। लेकिन भले ही हम जानते थे कि वह क्या कर रहा था, हम शांत नहीं हो सकते थे। हाँ, मुझे पता है कि कैसा लगता है। वाकई बहुत परेशान करने वाला, ऐसा ही लगता है। सिर्फ इतना ही कि आप बाद में ही परेशान हो सकते हैं। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया। तो सैम और हेड वैम्प इस बात पर सहमत हुए कि विक्टोरिया प्राथमिकता थी, और हमने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कार्लिसले ने हमें लाइन दी ताकि हम गंध का ठीक से अनुसरण कर सकें, लेकिन फिर वह माँ का देश के ठीक उत्तर में चट्टानों से टकरा गई, ठीक वहीं जहाँ लाइन कुछ मील तक तट से सटी हुई थी। वह फिर से पानी में चली गई। बड़ा और शांत वाला उसके पीछे जाने के लिए लाइन पार करने की अनुमति चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से हमने मना कर दिया। अच्छा, मेरा मतलब है, तुम बेवकूफ़ थे, लेकिन मुझे खुशी है। एमिट कभी भी पर्याप्त सतर्क नहीं रहता। उसे चोट लग सकती थी। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। तो क्या तुम्हारे पिशाच ने तुम्हें बताया कि हमने बिना किसी कारण के हमला किया और उसकी पूरी तरह से निर्दोष मंडली ने? नहीं, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। एडवर्ड ने भी मुझे वही कहानी सुनाई, बस इतना ही कि उसने ज्यादा विवरण नहीं दिया। हाँ, जेकब ने दबी हुई आवाज में कहा, और वह हमारे पैरों के पास पड़े लाखों कंकड़ों में से एक पत्थर उठाने के लिए झुका। एक सहज झटके से उसने उसे खाड़ी में 100 मीटर दूर उड़ा दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगी। हम उसे फिर से मारेंगे। मैं कांप उठा, बेशक वो वापस आ जाएगी। क्या एडवर्ड मुझे अगली बार सच में बताएगा? मुझे यकीन नहीं था। मुझे एलिस पर नज़र रखनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। जेकब ने मेरी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वो लहरों के पार देख रहा था, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, उसके चौड़े होंठ सिकुड़े हुए थे। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने काफी देर तक शांत रहने के बाद पूछा। मैं उस बारे में सोच रहा हूँ जो तुमने मुझे बताया था, जब ज्योतिषी ने तुम्हें चट्टान से कूदते हुए देखा और सोचा कि तुमने आत्महत्या कर ली है,
और कैसे ये सब नियंत्रण से बाहर हो गया। क्या तुम्हें एहसास है कि अगर तुमने वैसा ही मेरा इंतजार किया होता जैसा तुम्हें करना चाहिए था, तो ब्लेयर एलिस तुम्हें कूदते हुए नहीं देख पाती। कुछ भी नहीं बदलता। हम शायद अभी मेरे गैराज में होते, किसी भी अन्य शनिवार की तरह। फोक्स में कोई पिशाच नहीं होता और तुम और मैं वो गहरी सोच में डूबा हुआ चुप हो गया। जिस तरह से उसने ये कहा वह परेशान करने वाला था, जैसे कि फोक्स में कोई पिशाच न होना अच्छी बात होगी। उसने जो चित्रित किया उसके खालीपन को देखकर मेरा दिल असमान रूप से धड़क उठा। एडवर्ड वैसे भी वापस आ जाता। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? जैसे ही मैंने एडवर्ड का नाम लिया वह फिर से आक्रामक हो गया। अलग रहना हम दोनों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा। वो कुछ कहने लगा, उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका, सांस ली और फिर से बोलना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है कि सैम तुमसे नाराज है? मुझे एक सेकंड लगा। ओह, मैं समझ गया। उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वे दूर ही रहते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसकी समस्या क्या है? जेकब एक और पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका। उसने उसे अपनी उंगलियों में बार बार घुमाया। उसकी आंखें काले पत्थर पर टिकी थीं और वह धीमी आवाज में बोल रहा था। जब सैम ने देखा कि तुम शुरुआत में कैसे थे, जब बिली ने उन्हें बताया कि जब तुम ठीक नहीं हुए तो चार्ली कैसे चिंतित हो गया था, और फिर जब तुमने चट्टानों से कूदना शुरू कर दिया, मैंने मुंह बनाया। कोई भी मुझे ये बात कभी भूलने नहीं देगा। जेकब की आंखें मेरी ओर चमक उठीं। उसने सोचा था कि तुम दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास कलन से नफरत करने के उतने ही कारण हैं जितने उसके पास हैं। सैम को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है कि तुमने उन्हें अपने जीवन में वापस आने दिया, जैसे कि उन्होंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि सैम ही ऐसा महसूस करने वाला अकेला व्यक्ति था। और अब मेरी आवाज में जो तीखापन था वह उन दोनों के लिए था। आप सैम को सीधे जाने के लिए कह सकते हैं। देखो, जेकब ने मुझे बीच में टोकते हुए एक चील की ओर इशारा किया जो अविश्वसनीय ऊंचाई से समुद्र की ओर नीचे गिर रही थी। उसने आखिरी क्षण में खुद को रोका, केवल उसके पंजे लहरों की सतह को तोड़ रहे थे, बस एक पल के लिए। फिर वह दूर चला गया। उसके पंख उस विशाल मछली के भार के खिलाफ तनाव में थे जिसे उसने पकड़ा था। आप इसे हर जगह देखते हैं, जेकब ने कहा। उसकी आवाज अचानक दूर हो गई। प्रकृति अपना रास्ता बनाती है, शिकारी और शिकार, जीवन और मृत्यु का अंतहीन चक्र। मुझे प्रकृति पर व्याख्यान का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने अनुमान लगाया कि वह बस विषय बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में गहरे हास्य के साथ मेरी ओर देखा। और फिर भी आप मछली को चील पर चुंबन लगाने की कोशिश करते हुए नहीं देखते। आप कभी नहीं देखते। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हालांकि मेरे मुंह में अभी भी एसिड का स्वाद था। शायद मछली कोशिश कर रही थी। मैंने सुझाव दिया, ये बताना मुश्किल है कि मछली क्या सोच रही है। चील अच्छे दिखने वाले पक्षी होते हैं, आप जानते हैं। क्या यही बात है? उसकी आवाज अचानक तीखी हो गई। अच्छा दिखना, बेवकूफ मत बनो, जेकब। तो फिर क्या ये पैसा है? उन्होंने पूछा। ये बहुत बढ़िया है, मैंने पेड़ से उठते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। मैंने उससे मुंह मोड़ लिया और दूर चला गया। ओह, नाराज मत हो। वह मेरे ठीक पीछे था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घुमाया। मैं गंभीर हूँ। मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अपनी गहरी छाया में काली हो गईं। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं कि वह सुंदर है या इसलिए कि वह अमीर है। मैंने जेकब पर यह शब्द थूक दिया। मैं चाहती हूँ कि वह दोनों में से कोई न हो। इससे हमारे बीच की खाई थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वह अभी भी सबसे प्यारा, निस्वार्थ, प्रतिभाशाली और सभ्य व्यक्ति होगा जिसे मैंने कभी देखा है। बेशक मैं उससे प्यार करती हूँ। ये समझना कितना मुश्किल है। ये समझना असंभव है। कृपया मुझे समझाइए, जेकब। मैंने व्यंग्य को और गहरा कर दिया।
किसी के लिए किसी और से प्यार करने का क्या वैध कारण है? क्योंकि जाहिर है मैं ये गलत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह अपनी ही प्रजाति के भीतर देखना होगा। यह आमतौर पर काम करता है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा है। वन ने झपट्टा मारा। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार माइक न्यूटन के साथ फंस गया हूँ। जेकब पीछे हट गया और अपने होंठ काट लिए। मैं देख सकता था कि मेरे शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं अभी भी इतना गुस्सा था कि मुझे इस बारे में बुरा नहीं लगा। उसने मेरी कलाई छोड़ दी और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया, मुझसे दूर होकर समुद्र की ओर घूरने लगा। मैं मनुष्य हूँ, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज़ लगभग अस्पष्ट थी। तुम माइक जितने इंसान नहीं हो, मैंने बेरहमी से कहा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है? यह एक ही बात नहीं है। जेकब ने ग्रे लहरों से नज़र नहीं हटाई। मैंने इसे नहीं चुना। एक बार तो मैं अविश्वास में हंस पड़ा। क्या तुम्हें लगता है एडवर्ड को पता था? उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जितना तुम्हें पता था। उसने इसके लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरी थी। जेकब अपना सिर छोटी सी, तेज गति से आगे पीछे हिला रहा था। तुम्हें पता है, जेकब, तुम बहुत ही आत्मधर्मी हो, क्योंकि तुम एक वेयरवुल्फ हो। यह एक जैसा नहीं है, जेकब ने मुझ पर क्रोधित नज़र डालते हुए दोहराया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तुम कलन परिवार के बारे में थोड़ा और समझदार हो सकते थे। तुम्हें पता भी नहीं है कि वे अंदर से कितने अच्छे हैं, जेकब। उसने और भी गहरी भौहें सिकोड़ी। उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उनका अस्तित्व प्रकृति के विरुद्ध है। मैं एक भौं को अविश्वास से उठाए हुए उसे बहुत देर तक देखता रहा। कुछ देर बाद उसे इस बात का एहसास हुआ। क्या अप्राकृतिक की बात कर रहे हैं? मैंने संकेत दिया। बेला, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और अलग थी। वृद्ध, मुझे एहसास हुआ कि वह अचानक मुझसे बड़ा लग रहा था, जैसे कोई माता पिता या शिक्षक हो। मैं जो हूँ, वह मेरे अंदर ही पैदा हुआ है। यह मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कौन है, इसका एक हिस्सा है। हम सभी एक जनजाति के रूप में कौन हैं, यही कारण है कि हम अभी भी यहाँ हैं। इसके अलावा, उसने मेरी ओर देखा, उसकी काली आंखें अस्पष्ट थीं, मैं अभी भी इंसान हूँ। उसने मेरा हाथ उठाया और उसे अपनी गर्म छाती पर दबाया। उसकी टी शर्ट के ऊपर से मैं महसूस कर सकता था कि मेरी हथेली के नीचे उसके दिल की स्थिर धड़कन। सामान्य मनुष्य मोटरसाइकिल को उस तरह नहीं फेंक सकते जिस तरह आप फेंक सकते हैं। वह एक हल्की, आधी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। सामान्य मनुष्य राक्षसों से दूर भागते हैं, बेला। और मैंने कभी सामान्य होने का दावा नहीं किया। मैं तो बस इंसान हूँ। जेकब से नाराज रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपना हाथ उसके सीने से हटाते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। तुम मुझे बिल्कुल इंसान लगती हो, मैंने कहा। इस समय तो तुम बिल्कुल इंसान ही लगती हो। मैं इंसान जैसा महसूस करता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा कहीं दूर था। उसका निचला होंठ कांप रहा था और उसने उसे जोर से काट लिया। ओह, जैक, मैंने फुसफुसाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। यही कारण था कि मैं यहाँ था। यही कारण था कि जब मैं वापस आता तो मैं जो भी स्वागत करता, उसे स्वीकार कर लेता। क्योंकि क्रोध और व्यंग्य के नीचे जेकब दर्द में था। अभी यह उसकी आंखों में बहुत स्पष्ट था। मुझे नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे करनी है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कोशिश करनी होगी। यह उससे कहीं ज्यादा था जो मैं उसका एहसानमंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दर्द ने मुझे भी चोट पहुंचाई थी। जेकब मेरा एक हिस्सा बन गया था और अब इसमें कोई बदलाव नहीं था।